स्वागत दोस्तों, आपका चैनल घर के साथ किसान मोदी हम चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, किसानों का होने जा रहा है दिल्ली के अंदर जोरदार तरीके का कूच। बताएंगे क्या किसान कर पाएंगे दिल्ली के अंदर कूच और क्या प्रशासन ने कर रखी है बड़ी तैयारी। बताएंगे किस तरीके का पूरा मामला सामने आ रहा है दोस्तों। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता ने भी इस कूच का किया है जोरदार तरीके से समर्थन दोस्तों। वहीं पर असम के अंदर बीजेपी ने कर दिया एक ऐसा विवादित फैसला कि इसके बाद जेडीयू ने भाजपा को दे दी है चेतावनी। बताएंगे कौन से मामले को लेकर ये पूरा नया विवाद एनडीए गठबंधन में उपज चुका है दोस्तों। इसी के साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे ने अचानक से उत्तर प्रदेश कांग्रेस को लेकर लिया है ऐसा फैसला कि बड़े बड़े नेता हिलने वाले हैं। साथ आपको बताएंगे भाजपा मुख्यालय के बाहर से किसे अपहरण कर लिया गया है दोस्तों। वहीं पर कासगंज के अंदर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हरकतें एक बार फिर से मजाक का कारण बनी है। बताएंगे इसके पीछे क्या है बड़ा कारण दोस्तों। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के कानपुर के नेता के ऊपर रेप की एफआईआर दर्ज की गई है। बताएंगे कौन सा ये पूरा मामला है दोस्तों। इसी के साथ में पहली बार संसद के अंदर प्रियंका गांधी के नेतृत्व में किया गया है जोरदार तरीके का प्रोटेस्ट। बताएंगे प्रोटेस्ट से क्या कुछ निकलकर सामने आया दोस्तों। क्या इंडिया गठबंधन अब प्रियंका गांधी के नेतृत्व में भी एकजुट होने लगा है। एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखकर बताइए दोस्तों, क्या शंभू बॉर्डर पर किसानों का कूच आज सफल होने वाला है। अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो जय जवान जय किसान कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर किसान नेता सरवन सिंह पंथेर ने कहा है कि दिल्ली के अंदर किसानों का जत्था एंटर होने वाला है। आपको बता दें कि 26 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक अनशन करने के बाद किसानों ने फैसला लिया है कि वो 6 तारीख यानी आज दिल्ली कूच करेंगे। किसान नेता सरवन सिंह पंथेर ने 101 किसानों का एक जत्था शंभू बॉर्डर से दिल्ली की ओर कूच करने के लिए निकाला है दोस्तों। हरियाणा के अंबाला के अंदर पुलिस ने भी हाई अलर्ट जारी रखा हुआ है। सीमा पर केंद्रीय सुरक्षा बलों को भी तैनात किया गया है। ऐसे में क्या किसानों का सफल दिल्ली कूच हो पाएगा। सरवन सिंह पंथेर ने बताया है कि जत्था दिल्ली की ओर मार्च करेगा। सरकार क्या करेगी यह उसे सोचना है। हम दोपहर 1 बजे यानी आज शंभू बॉर्डर से दिल्ली की ओर कूच करने के लिए निकलेंगे। उन्होंने आगे कहा कि अगर अभी सरकार उन्हें मार्च निकालने से रोकती है तो यह उनके लिए नैतिक जीत होगी। पंथेर ने कहा है कि उनके नेता कह रहे हैं कि अगर किसान ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं लाते हैं तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सवाल यह है दोस्तों कि देश के किसानों को पैदल यात्रा भी करने दिया जाएगा दिल्ली का या नहीं, क्योंकि भारत के अंदर जिस तरीके से आजकल किसानों को रोका जा रहा है दोस्तों, ये भी एक बड़ा मामला सामने आ सकता है। फिर से किसानों को रोकने का प्रयास किया जा सकता है। जो भी जानकारी से जुड़ी आती रहेगी आप लगातार बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर विनेश फोगाट ने भी दिल्ली कूच का समर्थन किया है। किसानों के समर्थन पर उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह अन्याय के खिलाफ आंदोलन है जिसका हम लोग मजबूती के साथ समर्थन करते हैं। इसी के साथ में असम के अंदर ऐसा कुछ भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार ने किया है कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच में तलवारें खिंच चुकी है दोस्तों। असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बी बैन के फैसले के साथ एनडीए में बवाल को आमंत्रण दे दिया है। केंद्र और बिहार में बीजेपी की सहयोगी जनता दल यूनाइटेड ने असम के अंदर हिमंत बिस्वा शर्मा के फैसले पर आपत्ति जताते हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भारतीय जनता पार्टी को राज्य धर्म का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि इसे राज्य धर्म के विपरीत माना जाना चाहिए। असम सरकार के फैसले को वापस लेने की जरूरत है। कुल मिलाकर दोस्तों जनता दल यूनाइटेड ने खुलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कहा है कि वो राज धर्म का उल्लंघन कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि जनता दल यूनाइटेड के लोग मुस्लिम वोटों को लेने के लिए इस तरीके का बयान दे रहे हैं, अगर वाकई उनको भारतीय जनता पार्टी के असम के फैसले से नाराजगी है तो उनको केंद्र से भारतीय जनता पार्टी की सरकार से समर्थन वापस देना चाहिए और बिहार में भी सरकार से बाहर जाकर भाजपा का विरोध करना चाहिए। तो अपनी राय जो लिख बताएगा दोस्तों, क्योंकि केंद्र के अंदर नीतीश कुमार और टीडीपी के नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और अगर दोनों पार्टियां अलग हो जाती है तो बीजेपी को कोई सरकार चलाने की बैसाखी नहीं दे सकता। शायद यही बड़ा कारण है कि जनता दल यूनाइटेड को अपनी महत्वता जरूर पता है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम कर रही है दोस्तों और केवल दिखाने मात्र के लिए 2-4 मामले पर विरोध करके मुस्लिम वोटों को अपने साथ में लाने का प्रयास करते रहते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि जेडीयू और बीजेपी दोनों एक ही जैसे हैं, अगर जेडीयू वाकई भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे का विरोध करती है तो उनको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और जेडीयू को सबसे पहले मोदी की सरकार से समर्थन वापस देना चाहिए बिना किसी लाग लपेट के। तो अपनी राय जरूर लेकर आएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने उपचुनाव में एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ा था। इसके बाद से ही माना जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी का संगठन उत्तर प्रदेश के अंदर काफी कमजोर हो गया है दोस्तों। इस पर आखिरकार मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोहर लगाते हुए साफ शब्दों में एक ऐसा फैसला लिया है जिससे दूर तक असर देखने को मिलेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तर प्रदेश की कांग्रेस की पूरी यूनिट को ही डिसॉल्व कर दिया है दोस्तों। मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से आदेश जारी करते हुए कांग्रेस पार्टी की पूरी प्रदेश यूनिट को डिसॉल्व करते हुए नए सिरे से उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश कमेटी का गठन करने की बातें कही गई है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अंदर कई सारे ऐसे नेता थे जिनके इशारे पर प्रदेश कार्यकारिणी काम कर रही थी और एक तरीके से कुछ एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए, खासकर कांग्रेस पार्टी को नुकसान और कुछ नेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए काम किया जाता है। इसीलिए नए सिरे से पूरा गठन किया जाएगा। अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही फैसला लिया गया है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इसके साथ में जयपुर के अंदर बीजेपी के मुख्यालय के बाहरी अपहरण की सूचना मिली। राजस्थान की राजधानी जयपुर स्थित बीजेपी मुख्यालय के बाहरी अपहरण की सूचना सामने आई है दोस्तों। मिली जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार स्कॉर्पियो में बैठे कुछ लोगों ने किसी शख्स का अपहरण कर लिया। सोशल मीडिया पर छोटा सा क्लिप भी सामने आया है दोस्तों। कुल मिलाकर राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के भजनलाल सरकार में खुलेआम इस तरीके से अपहरण चल रहा है दोस्तों। वही भारतीय जनता पार्टी के मुख्य कार्यालय के बाहर से इस तरीके का अपहरण हुआ तो आप लोग समझ सकते हैं कि पूरे राजस्थान के अंदर किस तरीके का हाल होगा दोस्तों। लगातार लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती चली जा रही है। साथ साथ कासगंज के अंदर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने साबरमती फिल्म देखी है। लक्ष्मी टॉकीज में 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में भाजपाइयों
पार्टियों को यह शो जबरदस्ती दिखाया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि साबरमती रिपोर्ट के फेल होने, फ्लॉप होने की खबर के बीच भारतीय जनता पार्टी के लोग इसे हिट कराने में जुटे पड़े हैं। सबको पता है कि बीजेपी ने मोदी के कहने के बाद पूरी कोशिश करनी शुरू कर दी है कि जैसे जैसे फिल्म को हिट बनाया जाए। हालांकि फिल्म फ्लॉप होने की और आगे बढ़ रही है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों की ओर से टैक्स फ्री भी किया गया। आप लोग की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों साबरमती मूवी अगर आप लोगों ने देखी है तो 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में उपचुनाव में 7 में 6 सीटों पर हार के बाद राजस्थान कांग्रेस के अंदर संगठन में जबरदस्त तरीके के बदलाव के संकेत मिले हैं। दोस्तों उपचुनाव में 7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी थी, जिसमें से 6 सीटों पर उनको हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की और राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी दिल्ली में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से मुलाकात करके कई नेताओं के ऊपर कार्रवाई की मांग की है। दोस्तों बैठक में सबसे ज्यादा उपचुनाव को डिस्कस किया गया है। बैठक में और भी बड़े फैसले लिए गए हैं। दोस्तों आने वाले दिनों के अंदर औपचारिक तौर पर इसका ऐलान कर दिया जाएगा। निष्क्रिय नेताओं के खिलाफ एक्शन लेने की मांग भी की गई है। इसी के साथ में कानपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता रवि सतीजा पर रेप की एफआईआर दर्ज की गई है। नौकरी का झांसा देकर होटल बुलाकर और रेप करने के मामले पर कोर्ट के आदेश पर 11 महीने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है। यानी एक और भाजपाई पर गंभीर मामले दर्ज हुए हैं। आप लोग की क्या राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में काली जैकेट के साथ विपक्षी सांसद अडानी मामले पर संसद परिसर में जोरदार प्रोटेस्ट करते नजर आए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों मौजूद रहे। इस दौरान प्रियंका गांधी काली टी शर्ट पहनकर खुद भी आई थी और उनके टी शर्ट पे लिखा हुआ था कि एक है तो सेफ है, का मतलब है कि मोदी अडानी एक है तो दोनों सेफ है, वरना देश के अंदर इस नारे का कोई औचित्य नहीं है। कुल मिलाकर दोस्तों जिस तरीके से अडानी और मोदी के पूरे समीकरण को विपक्ष लगातार सवालों के घेरे में ले रहा है, इससे भाजपा के लोग और ज्यादा नाराज है दोस्तों। और बीजेपी के लोगों के द्वारा राहुल गांधी पर तरह तरह के गंभीर आरोप लगाए जाने शुरू कर दिए गए हैं। लेकिन प्रियंका गांधी ने खुद से सदन के अंदर नेतृत्व संभाला इस पूरे कार्यक्रम का और इसीलिए कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर प्रियंका गांधी को ही सदन के अंदर विपक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है। दोस्तों सदन के अंदर 2 दिनों के सुचारू रूप से चलने के दौरान प्रियंका गांधी सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आई है। उन्हीं के नेतृत्व में बड़े बड़े प्रोटेस्ट किए गए हैं। इसी के साथ में झारखंड के विधानसभा चुनाव 2024 में एक तरफा जीत के बाद इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेता हेमंत सोरेन ने 28 नवंबर को मुख्यमंत्री के पोस्ट पर शपथ ले ली थी, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ था। इसके बाद आखिरकार बीते दिन मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। राज्यपाल ने सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाई। इसके बाद प्रोटेम स्पीकर ने सभी विधायकों को शपथ दिलवाई है दोस्तों। और अब कांग्रेस पार्टी के साथ साथ विपक्ष के अन्य कई सारे नेताओं को मंत्री बनाया गया है। झारखंड के अंदर किस पार्टी के सबसे ज्यादा मंत्री बने हैं इसे लेकर भी डिटेल में जानकारी आई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने 5 मंत्री बनाए हैं, कांग्रेस पार्टी के 4 और आरजेडी का 1 मंत्री बना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे से मंत्री बनने वाले 5 लोग, जिसमें रामदास सोरेन, हफीजुल हसन के साथ साथ योगेंद्र प्रसाद और सुदीप कुमार भी है। और कांग्रेस पार्टी के कोटे से मंत्री बने राधा कृष्ण किशोर, इरफान अंसारी, दीपिका पांडे, शिल्पी नेहा। और आरजेडी के कोटे से राज्यपाल संतोष गंगवार ने हेमंत सोरेन कैबिनेट में संजय प्रसाद यादव को मंत्री की शपथ दिलाई है। दोस्तों कुल मिलाकर गठबंधन साथियों ने एक साथ मिलकर सरकार चलाने का फैसला लिया। इसके बाद मंत्रिमंडल के अंदर भी अलग अलग तरीके की भूमिका सबको दी गई है। साथ साथ सागर लोकसभा क्षेत्र के अंदर बीना विधानसभा से विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता खतरे में आ गई है। दरअसल हाईकोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की याचिका स्वीकार कर ली है। दोस्तों उमंग सिंघार ने निर्मल सप्रे की विधानसभा सदस्यता को रद्द करने की मांग की है। इस मामले में 9 दिसंबर को इंदौर हाईकोर्ट में सुनवाई भी होने वाली है। साथ साथ दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को तगड़ा झटका लगा। प्रवेश रतन ने थामा है आम आदमी पार्टी का दामन। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी अपने पक्ष में समीकरण को साधने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही है। इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवेश रतन आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। 2020 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर आरक्षित सीट पटेल नगर से चुनाव लड़ा। आम आदमी पार्टी के राजकुमार आनंद ने उन्हें हरा दिया था। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक की मौजूदगी में प्रवेश रतन को आम आदमी पार्टी में शामिल करवा दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि आने वाले दिनों के अंदर और भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं को आम आदमी पार्टी अपनी पार्टी में शामिल करेगी, ताकि राज्य के चुनाव में उनके पास दिग्गज नेता मौजूद हो। हर सीट पर एक मजबूत कैंडिडेट, मजबूत उम्मीदवार मौजूद रहे, ताकि वो चुनाव के अंदर अपने दम पर भी कुछ वोट लेकर आ सके। आम आदमी पार्टी के जो पुराने वोटर है वो सारे के सारे नए नेताओं के साथ आने वाले वोट के साथ मिलकर राज्य के अंदर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बना दे। दोस्तों जिस तरीके से बीजेपी गुजरात में करती है, उसी तरीके से आम आदमी पार्टी ने एक नए पैटर्न के तहत चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। ये इनके खिलाफ भी जा सकता है, समर्थन में भी आ सकता है, लेकिन एक बात तो तय है कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को साथ में लाकर आम आदमी पार्टी ने एंटी इनकम्बेंसी की लहर को थोड़ा थामने का प्रयास जरूर किया है। सासा मुरादाबाद के अंदर एक डॉक्टर बजाज ने अपना मकान मुस्लिम दंपति डॉक्टर यूसुफ और इकरा चौधरी को बेच दिया। इसके बाद मुरादाबाद के अंदर पॉस हाउसिंग सोसाइटी में हंगामा बरपा है। सोसाइटी में पढ़े लिखे लोगों ने जमकर विरोध किया है। सोसाइटी के लोगों के अनुसार गैर संप्रदाय के डॉक्टर से सुरक्षा संबंधित चिंताएं होगी। ऐसे जाहिलों की जमात से एक सवाल है कि अगर एक दिन जान बचाने के लिए इमरजेंसी में एक डॉक्टर की जरूरत हुई और सिर्फ वही मुस्लिम डॉक्टर मिले तो क्या करेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों धर्म के नाम पर भेदभाव ऐसा नहीं है कि केवल इलिटरेट यानी मूर्खों के बीच में है, बल्कि पढ़े लिखे लोग जो सो कॉल्ड एजुकेटेड लोग हैं उनके बीच में भी धर्म के नाम पर भेदभाव खुलकर देखने को मिलता है। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि किसके कारण इस तरीके के धर्म के नाम पर भेदभाव किए जा रहे हैं। कौन सी एक ऐसी पार्टी है जिसने इस तरीके की मानसिकता को प्रमोट किया है और उस पार्टी के बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों
लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरीके से पूरी फुल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने आप को कट्टर सनातनी बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक मामला सामने आया जहां पर जगत गुरु राम भद्राचार्य ने एक डिमांड की है। उन्होंने मांग की है कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करना चाहिए। यानी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भाजपा के करीबी संतों की ओर से उन लोगों का विरोध किया जा रहा है, उनके खिलाफ देशद्रोह के मामले दर्ज करने तक की बातें कही जा रही है, जिन लोगों ने भाजपा की हकीकत सबके सामने लाकर खोल दी है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि देश के अंदर साधु संतों में भी दो अलग अलग तरीके के खेमे बन चुके हैं, एक वो लोग हैं जो धर्म की बातें करते हैं और सच की बातें करते हैं और भाजपा के लोगों को खरी खोटी भी सुना देते हैं, लेकिन दूसरे कुछ ऐसे संत हैं जो चारों पहर सातों दिन केवल भाजपा का नाम जपते रहते हैं। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि देश के अंदर यही भाजपा की देन है कि साधु संतों के अंदर भी दो अलग अलग तरीके के खांचे बना दिए गए हैं, आप लोग अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सुप्रिया शिनेट ने एकनाथ शिंदे वाले प्रकरण पर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे क्रम में लेटेस्ट हैं। इससे पहले महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल, हरियाणा में दुष्यंत चौटाला, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी, ओडिशा में नवीन पटनायक, तमिलनाडु में एआईएडीएमके नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर खतरा मंडरा रहा है। बीजेपी सबसे पहले अपने साथ वालों को निकलती है, यह भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से इतिहास रहा है। साथ साथ दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर जैसे इलेक्शन खत्म हो गए वैसे ही भारतीय जनता पार्टी को बाला साहब ठाकरे की याद नहीं आती है। कारण यह है कि बीजेपी ने एक एडवर्टीजमेंट दी है। दोस्तों इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको चार लोग दिखाई देंगे, एक देवेंद्र फडणवीस, नरेंद्र मोदी, एकनाथ शिंदे और अजित पवार। इसमें जो महापुरुष है उसमें कई सारे लोग आपको दिखाई दे जाएंगे, लेकिन जो नहीं है वो है बाला साहब ठाकरे, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना आदर्श मानकर महाराष्ट्र के अंदर राजनीति किया करते थे और उद्धव ठाकरे को उनका असली वारिस नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे को उनका असली वारिस बताया करते थे। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो गया वैसे ही बाला साहब ठाकरे की तस्वीर लगाना भी भाजपा ने छोड़ दिया है। दोस्तों इस पर सुप्रिया शिनेट ने कहा कि उन बाला साहब की फोटो ही नहीं है आज शपथ के दिन जिसके नाम से पूरा चुनाव लड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी के लोग ने बाला साहब ठाकरे के नाम से ही पूरा चुनाव लड़ा था और नरेंद्र मोदी भी बाला साहब ठाकरे की तारीफ करते करते चुनाव में वोट मांग रहे थे, लेकिन अब एकदम शून्य पटक सन्नाटा देखने को मिल रहा है। यानी जब अपना काम निकल गया तो बाला साहब ठाकरे को भी भूल गए हैं और इससे पहले उद्धव ठाकरे पर बाला साहब ठाकरे का नकली उत्तराधिकारी होने का दावा कर रहे थे भाजपा के लोग। साथ साथ झारखंड के अंदर मैया सम्मान योजना की राशि बढ़ा दी गई है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी के झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने फैसला लिया था कि राज्य के अंदर सरकार बनते ही सबसे पहले 1100 की धनराशि को बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया जाएगा और महिलाओं को इससे काफी फायदा होने वाला है। 11 दिसंबर से महिलाओं के खाते में 2500 रुपए आएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने अपने शपथ ग्रहण समारोह के बाद सबसे पहला सबसे बड़ा क्लियर कट ऐलान कर दिया है। जो वादा किया था उसे अब धरातल पर डिलीवर करने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। सारे अधिकारियों को काम पर लगा दिया गया है। साथ साथ दिल्ली के अंदर अगले साल होने वाले विधानसभा के चुनाव से पहले हलचलें तेज है। दोस्तों सभी राजनीतिक पार्टी चुनावी तैयारी में जुट गई है। दोस्तों आम आदमी पार्टी की ओर से बड़ी खबर आई है। शादरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक और दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने इस बार चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को उन्होंने पत्र लिखकर पूरी जानकारी दे दी है। रामनिवास गोयल ने पत्र में लिखा है कि मैं विनम्रता पूर्वक आपको अवगत कराना चाहता हूं कि पिछले 10 वर्षों में शादरा विधानसभा के विधायक और विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में मैंने कुशलता पूर्वक अपना दायित्व निभाया है। आपने मुझे हमेशा बहुत सम्मान दिया, मैं सदा आपका आभारी रहूंगा और इस बार पार्टी किसी और को टिकट देकर मैदान में उतारे मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ूंगा। देखते हैं आम आदमी पार्टी यहाँ पर किसको मैदान में उतारती है। दोस्तों कुल मिलाकर कई सारे लोग हैं जो इस बार चुनावी मैदान से हटने वाले, इसीलिए आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है कि बाहर से भी नेताओं को लाकर अपनी स्थिति को और मजबूत किया जा सके। साथ साथ भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर ने गुरुवार को एक होटल में कार्यकर्ताओं से भेंट के दौरान पार्टी की समीक्षा और विस्तार को लेकर चर्चा की। इस दौरान मीडिया में बात करते उन्होंने कहा कि मुस्लिम वोट पर समाजवादी पार्टी का फोकस है। उस समाज ने बीजेपी को वोट दिया है, इससे घबराकर संभल की घटना हुई है। संभल की हिंसा का जिम्मेदार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव है। अरविंद राजभर ने संभल की हिंसा को राजनीतिक स्तर से ग्रसित बताया है। दोस्तों कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी की ना तो राज्य में सरकार है, ना अखिलेश यादव केंद्र में कोई बड़े मंत्री हैं। इसके बावजूद इस तरीके की अफवाह फैलाई गई है कि समाजवादी पार्टी ने दंगे करवाए हैं। यानी आप समझ सकते हैं दोस्तों कि किस तरीके से भाजपा में जाने के बाद किस लेवल पर उतरकर इलॉजिकल बयान नेताओं के द्वारा दिए जाते हैं। अरविंद राजभर अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन का हिस्सा है तो राज्य की योगी सरकार पर तो सवाल खड़ा करेंगे नहीं, उल्टा अब अखिलेश यादव को कटघरे में सवाल के खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनको तगड़ा झटका ही लगने वाला है क्योंकि समाजवादी पार्टी पलटवार भी उसी तरीके से करेगी। साथ साथ राजस्थान के बूंदी के तालेड़ पंचायत समिति के सहायक अभियंता के साथ मारपीट करने के मामले में 2 बीजेपी के कार्यकर्ता पर मामला दर्ज किया गया है। दोस्तों सहायक अभियंता को थप्पड़ मारने का पूरा मामला है। जबरन विकास कार्य का बिल पास करने के नाम पर अभियंता पर 2 युवकों ने दबाव बनाया था। दोस्तों कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार है और उनके लोगों के द्वारा खुलकर गुंडागर्दी की जा रही है। यहाँ तक कि अभियंता को भी पीटा जा रहा है। यानी आप समझ सकते हैं कि राजस्थान में किस तरीके का गवर्नेंस का पूरा सिस्टम है जो सिस्टम कोलैप्स होने की ओर है। दोस्तों साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद बांसुरी स्वराज, रामवीर विधूड़ी और दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सिग्नेचर कैंपेन औपचारिक तौर पर शुरू की है। दोस्तों पार्टी ने इसके लिए एक मोबाइल नंबर 78007800 जारी किया है। इस पर मिस कॉल करके लोगों को कैंपेन में समर्थन करने की अपील की गई है। आपको बता दें कि दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अब तक अदालत का दरवाजा
दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वह सीधे जनता के बीच जाना चाहते हैं। लोगों से पूछेंगे क्या दिल्ली के अंदर आयुष्मान योजना लागू होनी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत देश के अंदर SC ST और BPL परिवार के लोग 5 लाख के आसपास का मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं, इंश्योरेंस के आधार पर इलाज करवा सकते हैं। 33 राज्य केंद्र शासित प्रदेश अब तक इस योजना का लाभ उठा चुके हैं, लेकिन दिल्ली और पश्चिम बंगाल में इस योजना को लागू नहीं किया गया है। इसके कारण भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली सरकार और ममता सरकार पर भड़के रहते हैं। दोस्तों, दिल्ली में भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप किया है आम आदमी पार्टी ने, लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि आप लोग क्यों आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं करते। सवाल यह है कि अगर बिना आयुष्मान भारत के इतना डेवलपमेंट हो सकता है और हेल्थ का पूरा सिस्टम अच्छा हो सकता है, तो फिर उस योजना की जरूरत क्या है। साथ साथ महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन हो गया। अब महायुति के सहयोगी दलों के बीच मंत्री पदों को लेकर चर्चा चल रही है। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि फडणवीस मंत्रालय का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के कोटे से 20 मंत्री हो सकते हैं। बीजेपी गृह और फाइनेंस भी अपने पास रखेगी। वहीं पर शिवसेना एकनाथ शिंदे को खुश करते हुए बीजेपी अजित पवार से ज्यादा मंत्री पोस्ट उनको देना चाहते हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि शिंदे के कोटे के 13 मंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन जब होम और फाइनेंस ही नहीं मिलेगा तो फिर उस मंत्रिमंडल का फायदा ही क्या है। और यही बड़ा कारण है कि शिंदे लगातार गृह मंत्रालय की मांग कर रहे हैं। साथ साथ दोस्तों, कांग्रेस के नेता असम में बीफ बैन संघ परिवार का एजेंडा है। कांग्रेस के नेता ने साफ शब्दों में ये कह दिया है। केरल के अंदर नेता प्रतिपक्ष VD सतीशन ने गुरुवार को असम सरकार के बीफ बैन के फैसले को संघ परिवार का एजेंडा बताते हुए कहा है कि ये लोगों के बीच में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। सतीशन ने यह बयान असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के बुधवार को किए गए ऐलान के बाद किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार ने राज्य भर के अंदर किसी भी होटल, रेस्टोरेंट और सार्वजनिक स्थानों पर गौमांस परोसने और खाने पर बैन लगाने का फैसला लिया है। कुल मिलाकर दोस्तों, इस पूरे मामले पर अब जोरदार तरीके से वाद विवाद देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी और JDU लगातार एग्रेसिव है। दोस्तों, क्या जनता दल यूनाइटेड इस पर कोई कार्रवाई करेगी, ये बड़ा सवाल रहेगा। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ गुजरात के अंदर एक नया कारनामा देखने को मिला। गुजरात के अंदर फर्जी ED ने ज्वेलर को लूट लिया। 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक फरार और 22 लाख रुपए और जेवर बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि 12 लोग आते हैं और अपने आप को ED का अधिकारी बताकर एक ज्वेलर के पास जाकर उसको धमकाने की कोशिश करते हैं और उससे 22 लाख रुपए जैसे तैसे लूटे गए। दोस्तों, ED का अधिकारी ये लोग अपने आप को बता रहे थे। इसके बाद प्रशासन के लोगों को जब ये शिकायत मिली तो उन्होंने कार्रवाई की। तब उनको पता चला कि 12 लोग जो ED का अधिकारी अपने आप को बता रहे हैं तो फर्जी है और इसके बाद इन पर कार्रवाई की गई है। दोस्तों, सवाल यह है कि जिस तरीके से ED आंख बंद करके छापेमारी कर रही है, शायद यही बड़ा कारण है कि अब उसका भी दुरुपयोग होना शुरू हो चुका है। गुजरात में फर्जी ED टीम ने ज्वेलर को लूटा है। दोस्तों, तो साफ तौर पर ऐसे कई लोगों को लूटा गया होगा जिन्हें बाद में पता चलेगा कि वो तो ED के लोग ही नहीं थे। कुल मिलाकर ED जिस तरीके की कार्रवाई आजकल कर रहा है दोस्तों, कहीं ना कहीं गंभीर सवाल उठने जरूरी है। साथ साथ नोएडा के अंदर पंचायत से पहले पुलिस ने 34 किसानों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि पुलिस ने पहले 123 किसानों को रिहा कर दिया था। उसके बाद रातों रात पुलिस ने धरना स्थल खाली करवाया। 34 किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल किसानों को पहले गिरफ्तार किया गया, इसके बाद महापंचायत का ऐलान किया गया। फिर प्रशासन के लोगों ने 123 किसानों को छोड़ दिया। फिर किसानों ने फैसला लिया कि महापंचायत तो होगी ताकि आगे का कॉल दिया जा सके कि आंदोलन किस रास्ते पर निकलेगा। इसके बाद लगभग 34 और किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों, यानी एक लुक्का छुपी का खेल चल रहा है। जब प्रशासन पर दबाव होता है तो वो छोड़ देते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि संख्या बल कम हो गई है, किसान कम हो गए हैं, तो फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगर आप भी मानते हैं कि प्रशासन इस तरीके की हरकतें करके लोगों के मन में अविश्वास पैदा करने की कोशिश कर रहा है, जो नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर देवेंद्र फडणवीस के CM बनते ही राज ठाकरे ने किया है बड़ा ऐलान। राज ठाकरे ने साफ शब्दों में कह दिया है कि MNS पार्टी महायुति सरकार के अच्छे फैसलों का समर्थन करेगी। राज ठाकरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि आज मेरे मित्र और महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस को तीसरी बार मुख्यमंत्री के पोस्ट पर शपथ लेने के लिए बहुत बधाई। उन्होंने कहा कि वास्तव में उन्हें ये मौका 2019 में ही मिलना चाहिए था, लेकिन तब और बाद में 2022 में जो हुआ उससे वो मौका चूक गए। लेकिन इस बार मुझे आशा है कि महाराष्ट्र की जनता ने देवेंद्र फडणवीस को जो अविश्वसनीय बहुमत दिया है, उसका उपयोग अब राज्य के अंदर यहाँ के मराठी लोगों के लिए और मराठी भाषा और संस्कृति के लिए होगा। गलतियों से जरूर अवगत कराएंगे। राज ठाकरे ने आगे कहा है कि अगले 5 वर्षों सरकार की किसी भी अच्छी पहल का मैं और मेरी पार्टी समर्थन करेगी, लेकिन अगर हमें कुछ लगता है कि सरकार की गलती है तो जरूर हम विधानसभा के अंदर उसे भी उठाएंगे और सरकार को इस पूरे मामले पर कोशिश करेंगे कि अवगत कराया जाए। कुल मिलाकर दोस्तों, दोनों तरीके के रोल अपनाने की बातें राज ठाकरे कर रहे हैं। इसी के साथ में बोला था ना, उल्टा सीधा सवाल नहीं करेंगे। अवध ओझा के बीच में BBC का इंटरव्यू छोड़े जाने को लेकर कई सारे सवाल खड़े हुए। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने बीच में ही कैमरा बंद करवा दिया है। दोस्तों, मीडिया की एक वामपंथी दुकान है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, इस तरीके से दावे किए गए हैं। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी और उसके नेता अवध ओझा से कई सारे सवाल पूछे गए, जिसका वो जवाब नहीं दे पाए तो बुरी तरीके से झल्लाने लगे और बाद में कैमरा बंद करवा दिया गया। यानी आप समझ सकते हैं दोस्तों किस तरीके से आम आदमी पार्टी में शामिल होने वाले अवध ओझा अब राजनीति में फंसते चले जा रहे हैं। साथ साथ दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी कितनी सीटें जीतेगी, इस पर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है। साल 2015 के अंदर आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें जीती, 2020 में 62 सीटें मिली थी। इसके बाद अब आम आदमी पार्टी के नेता उम्मीद कर रहे हैं कि राज्य के अंदर फिर से सत्ता मिलेगी और पुराने रिकॉर्ड टूटेंगे, नए रिकॉर्ड बनेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल कई बार लिखित तौर पर दे देते हैं कि कितनी सीटें जीतेंगे
और वो साबित भी हो जाता है दोस्तों। बाद में जब रिजल्ट आता है तो साथ हाल ही में संपन्न हुए मीरापुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर अपनी पुत्र वधू का कुछ चुनावी मैदान में उतारने वाले पूर्व सांसद कादिर राणा की राणा स्टील फैक्ट्री पर गुरुवार को सेंट्रल जीएसटी की टीम ने महिला अधिकारियों के नेतृत्व में छापेमारी की है। इस कार्रवाई के दौरान राणा स्टील के निदेशक ने भारी विरोध किया है दोस्तों, जिसको लेकर हंगामा खड़ा हो गया। आरोप है कि महिला कर्मचारियों के साथ मिलकर जीएसटी की टीम को बंधक बना लिया गया, धक्का मुक्की, मारपीट और गाड़ियों पर पथराव भी किया गया है। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए नेता है जिनके खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताइए, क्योंकि मीरापुर के इलेक्शन में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला था। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट यहाँ पर काफी मजबूत नजर आता है और इसी कारण कहीं ना कहीं परेशान करने के सारे उपाय लगाए जा रहे हो। आप लोग की क्या राय है, लिखकर जरूर बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद देख रहे थे। आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।